गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चैप्टर नंबर 15 लेक्चर नंबर 4 में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने कुछ टॉपिक पढ़े थे, जो टॉपिक बहुत छोटे छोटे टॉपिक थे। उसके बाद आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम है द्रव्यमान क्षति एवं नाभिकीय बंधन ऊर्जा। इस टॉपिक को समझने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए हम लोग। देखो, अगर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल बर्फ़ी बनानी है घर पे, ठीक है, तो हम लोग पहले दूध लेंगे। दूध से हम पहले मावा बनाएंगे। मावा बनने के बाद उसमें शक्कर ऐड करेंगे और उसमें चाशनी जो भी होता है वो उसमें ऐड करेंगे। अब आप मुझे बताइएगा कि जो इंग्रेडिएंट्स यानी कि जो अवयव आपने लिए, जैसे दूध लिया या और भी चीज़ें ली सारी, तो उनका द्रव्यमान और बनने वाली बर्फ़ी का द्रव्यमान क्या एक समान होता है क्या? बिल्कुल नहीं सर। 1 किलो दूध अगर हम बर्फ़ी बनाते हैं तो मावा लगभग 250 ग्राम बनता है और उसकी बर्फ़ी कुछ बढ़ जाती है। लेकिन 1 किलो दूध है तो डेफिनेटली उससे 1 किलो बर्फ़ी तो नहीं बनती। मतलब कहीं ना कहीं द्रव्यमान का हानि, द्रव्यमान की क्षति हमें हो जाती है। ठीक है, अगर ये एग्जाम्पल समझ में आपके आ गया तो बिल्कुल ऐसा ही एग्जाम्पल नाभिक का है। मुझे बताइए, ये हमारे पास नाभिक है और नाभिक का जो फॉर्मेशन है, निर्माण जो है, वो कौन कौन करते हैं? करते हैं सर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब डेफिनेट सी बात है, और तो कोई है नहीं इसमें, तो अपन एक काम करते हैं, प्रोटोनों का द्रव्यमान निकालते हैं, न्यूट्रॉन्स का द्रव्यमान निकालते हैं, उन सबको जोड़ कर के और हम निकाल लेते हैं नाभिक का द्रव्यमान। ठीक है, और नाभिक का हमने जो इसके अवयव हैं इनका द्रव्यमान निकाला, तो वो हमारे पास सपोज करो सिग्मा स्मॉल एम आता है। कितना आता है वो? सिग्मा स्मॉल एम। मतलब हमने क्या किया, प्रोटॉन्स का निकाल लिया द्रव्यमान, जितने प्रोटॉन थे उसमें, न्यूट्रॉन्स का निकाल लिया, उन सब द्रव्यमानों को जोड़ दिया, तो नाभिक के अवयवों का द्रव्यमान आना चाहिए और वो आता है। ठीक है, अभी अपेक्षा की जाती है कि भाई इसमें अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा तो कुछ है ही नहीं। तो जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के अलावा कुछ है ही नहीं, तो जो द्रव्यमान है पूरे नाभिक का बनने के बाद, दैट विल बी सेम एज सिग्मा एम। वो सिग्मा एम के बराबर होना चाहिए। लेकिन जब नाभिक का निर्माण हो जाता है पूरे नाभिक का, तो उसका द्रव्यमान अगर कैपिटल एम आता है, तो ये पाया जाता है कि उस पूरे नाभिक का द्रव्यमान उसके अवयवों के द्रव्यमान की तुलना में कम प्राप्त होता है। यानी सिग्मा एम तो ज़्यादा होता है और एम हमको कम प्राप्त होता है। तो भाई ये द्रव्यमान गया कहाँ? आई बात समझ में कि होना कितना चाहिए था? सर जितने उसमें प्रोटॉन हैं, जितने उसमें न्यूट्रॉन हैं, उन सबके द्रव्यमानों को आप जोड़ लीजिए, उतना द्रव्यमान नाभिक का होना चाहिए। पर क्या उतना होता है क्या वास्तव में? नहीं, उससे कम हो रहा है। तो द्रव्यमान की क्या हो रही है? क्षति हो रही है। ठीक है, और उसको हम आगे और पढ़ेंगे, द्रव्यमान कहाँ जाता है वो हम आगे पढ़ेंगे इसी में। तो लिखा हुआ लैंग्वेज आपकी बुक में, कॉपी में देखिए, पढ़िए उसको। हम जानते हैं कि नाभिक जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। अतः यह अपेक्षित है, क्या अपेक्षित है, कि नाभिक का द्रव्यमान यानी कैपिटल एम जो है, कॉमा, उस नाभिक में उपस्थित जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का कुल द्रव्यमान है, उसको हमने डिनोट किया सिग्मा स्मॉल एम से। कैपिटल एम लिखा है इस भैया ने, आप उसको सिग्मा स्मॉल एम से डिनोट करें, के बराबर होना चाहिए था। नाभिक का जो द्रव्यमान है एम, वो उसके अवयवों के कुल द्रव्यमान, अवयव मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए था। परंतु नाभिक का द्रव्यमान एम सदैव सिग्मा एम से कम प्राप्त होता है। एम जो है वो सिग्मा एम से क्या प्राप्त हो रहा है? कम प्राप्त हो रहा है। एग्जाम्पल दिया मैंने आपको कि दूध और जो भी इंग्रेडिएंट्स डलते हैं बर्फ़ी बनाने के लिए, तो उनका द्रव्यमान तो ज़्यादा होता है और जो बर्फ़ी बनती है उसका द्रव्यमान कम होता है। ठीक है, आप समझा ध्यान से एक बार, वापस बताओ मुझे।
न्यूक्लियस में कौन कौन बैठे हैं? सर प्रोटॉन बैठे हैं और न्यूट्रॉन बैठे हैं। सपोज करो देयर आर जेड प्रोटॉन इन अ न्यूक्लियस और एन न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस। मतलब एक न्यूक्लियस है, उसमें जेड तो प्रोटॉन है और एन उसमें न्यूट्रॉन है। ठीक है, अब हम उसका द्रव्यमान पहले उसके जो अवयवों का द्रव्यमान है वो हम कैलकुलेट करते हैं। बताइए एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है? सर एक प्रोटॉन का द्रव्यमान है mp। कितने प्रोटॉन हैं? z प्रोटॉन हैं। तो z प्रोटॉनों का द्रव्यमान कितना होगा सर? इट विल बी zmp। एक का mp तो z का zmp। कोई दिक्कत बोलो इसमें? नहीं। इसी प्रकार से एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान mn कितना है? एक का mn। कितने न्यूट्रॉन्स हैं उसमें? सर न्यूट्रॉन्स का नंबर है n। तो कैपिटल n न्यूट्रॉन्स का द्रव्यमान कितना हो जाएगा सर? इट विल बी nmn। कितना हो जाएगा? nmn। ठीक है, तो बताइए प्रोटॉन्स का द्रव्यमान कितना हुआ? zmp। कितना द्रव्यमान हुआ न्यूट्रॉन्स का कुल मिलाकर के? nmn। अब कोई और कण थोड़ी है इसमें? नहीं सर, केवल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ही हैं। तो टोटल द्रव्यमान निकाले अवयवों का तो दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, एंड इट इज सिंबलाइज्ड बाय समेशन स्मॉल m। इट विल बी zmp प्लस nmn। zmp प्लस nmn। ये क्या हो गया? ये हो गया आपके नाभिक में जो अवयव बैठे हुए हैं, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठे हुए हैं, उनका द्रव्यमान हो गया। ठीक है, अब साहब नाभिक का निर्माण तो हो गया। ठीक है, नाभिक का निर्माण हो गया तो नाभिक के निर्माण के बाद उसका जो द्रव्यमान नापा हमने, वो द्रव्यमान जो है उसको हम कहते हैं वास्तविक द्रव्यमान। वो हमारे पास कैपिटल M आ रहा है। कितना आ रहा है? कैपिटल M आ रहा है। हमारे हिसाब से कितना आना चाहिए था? सर वो सिग्मा M आना चाहिए था। आ कितना रहा है? सर वो कैपिटल M आ रहा है। तो डिफरेंस कितना हुआ? सिग्मा स्मॉल m माइनस कैपिटल M। इट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा कैपिटल M। ठीक है, डेल्टा कैपिटल M इज कॉल्ड मास लॉस। द्रव्यमान क्षति कहलाएगी ये। तो ये क्या है? उसकी द्रव्यमान क्षति। ठीक है, मतलब नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के कुल द्रव्यमान डिनोटेड बाय सिग्मा m और नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान डिनोटेड बाय कैपिटल M। डिफरेंस दोनों का निकालेंगे तो कितना आएगा? डेल्टा M। बिल्कुल सिंपल चीज़ है ये, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। लिखा हुआ है आपके नोटबुक में। यदि किसी नाभिक में z प्रोटॉन और n न्यूट्रॉन हो तो उस नाभिक का कुल द्रव्यमान सिग्मा स्मॉल m लिखना है, इसको कैपिटल M लिख रखा है इस भैया ने। सिग्मा स्मॉल m करना, कितना हो जाएगा? zmp। एक का mp तो z का zmp, एक न्यूट्रॉन्स का mn तो z का n का nmn हो जाएगा। तो ये आ गया टोटल मास। अब लिखा हुआ परिभाषा के रूप में, अतः नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों के कुल द्रव्यमान डिनोटेड बाय सिग्मा स्मॉल m। ठीक है, तथा नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान या मापित द्रव्यमान, मतलब नाभिक के बनने के बाद जो द्रव्यमान उसकी बात कर रहा है ये। नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान या मापित द्रव्यमान कैपिटल M के डिफरेंस को, के अंतर को हम क्या कहेंगे? द्रव्यमान क्षति कहेंगे। अतः द्रव्यमान क्षति डेल्टा M डिनोटेड बाय सिग्मा स्मॉल m माइनस कैपिटल M। आई बात समझ में? बेहद सिंपल है ये, और एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उससे हम इसको और आसानी से समझ लेंगे। एग्जाम्पल है ऑक्सीजन का। देखो, ऑक्सीजन के नाभिक में 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन हैं। ठीक है, तथा इसका मापित द्रव्यमान, मापित मतलब पूरा नाभिक जब बन गया उसके बाद इसका द्रव्यमान जो है वो 15.9956 AMU आ रहा है। तो इसके द्रव्यमान क्षति का कैलकुलेशन करना होगा हम लोगों को। बहुत सिंपल है, आप अपनी कॉपी में देख लो एक बार।
देखो, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, ये कल पढ़ा था हमने, AMU में होता है 1.007825 AMU। कितने का है ये? एक प्रोटॉन का है। कितने प्रोटॉन है उसमें? 8। तो क्या करेंगे, गुणा किससे कर देंगे? 8 से कर देंगे। 8 इंटू 1.007825, मतलब एक तरीके से हो गया हमारे पास ZMP हो गया ना एक तरीके से। ठीक है, अब बताओ, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कल पढ़ाया था मैंने 1.008665 AMU में होता है। ये किसमें होता है? ये AMU में। तो कितने न्यूट्रॉन्स हैं सर उसमें? 8 हैं, तो गुणा कर देंगे किससे? 8 से। तो ये एक तरीके से NMN हो गया। क्या हो गया ये? NMN। तो अब कितने प्रोटॉन? 8 प्रोटॉन। कितने न्यूट्रॉन? 8 न्यूट्रॉन। तो टोटल मास सिग्मा m, सिग्मा स्मॉल m लिखना है इसको आप, सिग्मा स्मॉल m इज इक्वल टू, इस भैया ने कर रखा है 8 गुणा तो कर दिया 1.007825 प्लस 8 गुणा ही 1.008665। सॉल्व किया तो ये आ रहा है 16.13192, 16.13192 इन AMU। ठीक है, ये आ गया उसका, हमने जो अवयव है उनका द्रव्यमान। सवाल में दिया हुआ है इसका मापित द्रव्यमान M दिया हुआ है, तो दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। सिग्मा M में से कैपिटल M घटा देंगे तो क्या आ जाएगी उसकी? द्रव्यमान क्षति। ये हमें नेक्स्ट पेज पे मिलेगा। देखो लिखा हुआ है, प्रश्नानुसार मापित द्रव्यमान कैपिटल M इज इक्वल टू 15.9956 AMU दिया हुआ है सवाल में हमको। अतः द्रव्यमान क्षति कितना हो जाएगा? डेल्टा M इक्वल्स टू सिग्मा M माइनस कैपिटल M। तो डेल्टा M सिग्मा M 16.13192 और माइनस 15.9956। सॉल्व किया तो डेल्टा M कितना आएगा? 0.13632 AMU। ये हमारे पास द्रव्यमान क्षति आ गई। बहुत सिंपल है निकालना। ठीक है, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप अपनी कॉपी के अंदर इन नोट्स को पहले रख ले एडवांस में, और उससे भी आप समझते जाएं, समझ में आपके आने लग जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, अब साहब मुद्दे की बात आती है सर कि ये द्रव्यमान तो इसकी हानि हो गई, अब ये द्रव्यमान एक्चुअल में जाता कहाँ है? ये द्रव्यमान जाता कहाँ है? तो देखो, एक फर्स्ट चैप्टर में एक लॉ आता है, कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान का संरक्षण, यानी द्रव्यमान का भी कभी ह्रास नहीं होता। 11वीं में पढ़ा है आपने ऊर्जा संरक्षण नियम और संवेग संरक्षण नियम, ऐसे ही यहाँ पर आएगा द्रव्यमान संरक्षण नियम कि द्रव्यमान का ह्रास नहीं होता। आप कहोगे कि द्रव्यमान का ह्रास आपने पढ़ा है अभी ऊपर, हमको द्रव्यमान क्षति हो तो रही है। ठीक है, लेकिन देखो वो जो द्रव्यमान क्षति हो रही है वो बंधन ऊर्जा के रूप में, वो द्रव्यमान वेस्ट नहीं जाएगा, वो द्रव्यमान बंधन ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बताइए किसने बात हमको कल पढ़ा था हमने, ये बात हम बताइए आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने कहा था, याद करो, अभी हमने कितना निकाला द्रव्यमान क्षति? डेल्टा कैपिटल M, सॉरी, द्रव्यमान क्षति को हमने डिनोट किया था डेल्टा M से। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दूं मैं C² से तो डेल्टा E आ जाएगा ना। डेल्टा E बोले तो ये क्या है? हमारी बंधन ऊर्जा। क्या ये हमारी बंधन ऊर्जा? मतलब द्रव्यमान क्षति वेस्ट नहीं गई, वो कन्वर्ट हो गई किसके अंदर? बंधन ऊर्जा के अंदर। किस समीकरण के आधार पर? आइंस्टीन के समीकरण के आधार पर। तो बताइए क्या ये द्रव्यमान क्षति आवश्यक थी कि नहीं थी? सर ये आवश्यक थी। अगर ये द्रव्यमान क्षति नहीं होती तो नाभिक के अंदर बंधन ऊर्जा ही नहीं आती, और बंधन ऊर्जा नहीं आती तो नाभिकीय कण कैसे बंधे रहते हैं आपस में? ठीक है, तो ये ध्यान रखें आप लोग, लिखा हुआ है आप पढ़िए अपनी कॉपी के अंदर। द्रव्यमान में होने वाली यह क्षति बंधन ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाती है। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार द्रव्यमान क्षति डेल्टा M के संगत, डेल्टा कैपिटल M आएगा ये, के संगत बंधन ऊर्जा डेल्टा E बराबर डेल्टा M इंटू C²। क्या अभिप्राय हुआ इसका कि सर जो भी द्रव्यमान की क्षति होगी वो एक्चुअल में द्रव्यमान क्षति नहीं होगी, वो द्रव्यमान में जो क्षति है वो असल में बंधन ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट
हो जाएगी। ठीक है, अब सुनो साहब, अब अगर हम इसको परिभाषा के रूप में पढ़ें तो देखो, एक बार ये केमिस्ट्री से उठाई गई परिभाषा है, आपने पढ़ी होगी वहाँ पर भी, एक बार सुनिएगा ध्यान से। ये हमारे पास नाभिक, नाभिक में कौन कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अब नाभिक के जो अवयव हैं, नाभिक के अवयवों को, अब इसमें देखो परिभाषा दो प्रकार से डिफाइन की जाती है, एक तो नाभिक के निर्माण के रूप में और एक नाभिक के विध्वंस के रूप में। नाभिक के निर्माण के रूप में कैसे डिफाइन करेंगे, सुनिएगा इसको। नाभिक के अवयव कौन कौन हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनको आप अनंत से लाओ, कहाँ से लाओ, अनंत से लाओ, और अनंत से लाकर के नाभिक का निर्माण करवा दो। अनंत से लाकर के क्या करवा दो, नाभिक का निर्माण करवा दो। तो नाभिक के निर्माण के लिए जितनी ऊर्जा आवश्यक है उसे हम क्या बोलेंगे, बंधन ऊर्जा। नहीं बात समझ में? नाभिक के अवयवों को लाना है, अवयव मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, कहाँ से लाना है, अनंत से लाना है। अनंत से ला करके किसका निर्माण करना है, नाभिक का। तो जितनी ऊर्जा आवश्यक होगी क्या बोलेंगे, उसी को बंधन ऊर्जा। ठीक है, एक्चुअली मिलती कहाँ से है, ये द्रव्यमान क्षति से मिलती है। ठीक है, अब इसका उल्टा कर दो। उल्टा कैसे करेंगे, एक नाभिक है, अवयव कौन कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो नाभिक को तोड़कर, नाभिक को तोड़कर इसके अवयवों को मुक्त करने के लिए, मतलब अवयव अनंत पे पहुंच जाएं, कहाँ पहुंच जाए, अवयव अनंत पे पहुंच जाएं। तो अवयव अनंत पर पहुंच जाए तो इसके लिए हमको नाभिक को जितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, जितनी ऊर्जा की हमें आवश्यकता होगी, उससे हम क्या कहेंगे, नाभिक की बंधन ऊर्जा। ठीक है, तो बंधन ऊर्जा को हमने परिभाषित कर लिया दो तरीके से। फर्स्ट तरीका क्या था इसका, कि हमने इसको डिफाइन किया नाभिक के निर्माण के रूप में, और सेकंड नाभिक के विध्वंस के रूप में, नाभिक को तोड़ने के संदर्भ में। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अब देखो, अभी हमने एग्जाम्पल किया था ऑक्सीजन वाला। ऑक्सीजन वाले एग्जाम्पल में द्रव्यमान क्षति आई थी 0.13632 AMU आई थी। ठीक है, अब अपन को अगर इसके संगत निकालनी है बंधन ऊर्जा, तो क्या करें सर, बहुत सिंपल है, इसको गुणा कर लो c² से। बहुत सही बात है, लेकिन सुनो, इसको c² से गुणा करना कठिन होगा। कैसे, सुनो, द्रव्यमान क्षति किस में आ रही है सर, वो आई है AMU में। AMU में द्रव्यमान क्षति आई है, तो पहले उसको कन्वर्ट करो kg में। पहली बात, kg में कन्वर्ट करने के बाद उसको फिर गुणा करो किससे, c² से, और पूरे को सॉल्व करो। फिर वो आएगा, ऊर्जा आएगी जूल में, कन्वर्ट करो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो उससे आसान तरीका हम कल कर चुके। मैंने आपको करवाया था कि एक AMU में कितनी ऊर्जा होती है, बोलो सर। एक AMU में 931.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है, सही करें इसको, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होती है। तो कितने में है ये, एक MeV में। तो हमारे पास कितनी है, हमारे पास कितनी द्रव्यमान क्षति है, 0.13632। तो हमने गुणा कर दिया उसको किससे, 931.5 MEV से। इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि हमको AMU को कन्वर्ट नहीं करना पड़ा, किसमें, पहले kg में, फिर गुणा करेंगे c² से, जूल में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो बहुत लंबा काम है। आसान काम क्या है कि आप AMU को अगर हमें डायरेक्ट कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हम 931.5 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर ये EV नहीं आएगा, सही कर लें इसको, ये MEV आएगा। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हुआ ख़त्म। टॉपिक क्या था, द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा। कल छुट्टी है, तो कल मैं आपको कोशिश करूँगा कि 2 वीडियो डाल सकूँ इसी चैप्टर के संदर्भ में। थैंक यू।